जंग की दहलीज पर दुनिया को खड़ा करके अब अमेरिका अंतिम प्रहार का प्लान बना रहा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े सैन्य हमलों की नई रणनीति तैयार कर ली है और अब फैसला डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि इसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं। ईरान भी पलटवार की चेतावनी पहले ही दे चुका है, जिससे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। आखिर अंतिम प्रहार की क्या है रणनीति, आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़े, बल्कि हर वोट पर पैनी नजर रखी गई। दिल्ली से बंगाल तक डिजिटल पहरा रहा। चुनाव आयोग का हाईटेक वॉर रूम और वहां हर बूथ पर हर एंगल से पैनी नजर, शिकायत की कोई गुंजाइश ना हो। हर बूथ पर कैमरे की नजर पर कैसी रही चुनाव आयोग की पकड़, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक सुप्रीम जमानत मिली है और सियासत में आग लग गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत दी और राहत मिलते ही शुरू हो गई सियासी तकरार। आने लगे बयान, यानी अब अगला निशाना कौन। इस पूरे हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के राजनीतिक टकराव पर भी एक चर्चा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। युद्ध विराम भले ही हो, लेकिन इतना तो तय है कि सब कुछ विराम नहीं हुआ है। ईरान के लिए अमेरिका नई प्लानिंग कर रहा है। प्लान है अंतिम प्रहार। अब गेंद ट्रंप के पाले में है। क्या दुनिया एक और जंग की ओर बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खबर है कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर बड़े और निर्णायक हमलों की एक रणनीति तैयार कर ली है। इस पूरी योजना की जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस हमले को हरी झंडी देंगे? यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने ट्रंप के इस विस्तार को ब्रीफिंग दी, जिसमें ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के कई विकल्प शामिल थे। इस प्लान में छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली हमलों की एक बात की गई है, जिसे अमेरिका के तरफ से अंतिम प्रहार की रणनीति बताया जा रहा है। इस अंतिम प्रहार का मकसद ईरान पर इतना दबाव बनाना है कि वो अमेरिका की शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाए। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों, राजनीतिक ढांचे और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और बेहद संवेदनशील योजना सामने आई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट के एक हिस्से पर नियंत्रण रखना और ईरान के अहम यूरेनियम भंडार को निशाना बनाने की बात भी शामिल है। तो ये बड़ी कूटनीतिक बात है इस समय, और ये वही क्षेत्र है जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका योजना में विशेष कमांडो ऑपरेशन भी शामिल करेगा, और जिसके जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने की भी कोशिश हो सकती है। अमेरिका का मानना है कि इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया जा सकता है। इस बीच ट्रंप को अब यह भी तय करना है कि क्या इस अंतिम प्रहार वाली रणनीति को आगे बढ़ाएं या नहीं, क्योंकि यह फैसला उनके हाथ में ही है। और अगर ट्रंप इसकी मंजूरी देते हैं तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर सीधा सैन्य हमला शुरू हो सकता है। दूसरी ओर ईरान भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वह भी जवाब देने के लिए तैयार है। यानी दोनों देशों के बीच टकराव किसी भी वक्त युद्ध का रूप ले सकता है। फरवरी के बाद शुरू हुए संघर्ष में अप्रैल तक लड़ाई रुकी जरूर रही, लेकिन तनाव बना हुआ है। कई प्रयासों के बावजूद शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की बात कही हो, लेकिन ईरान भी अपने रुख पर कायम है। अब पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी हुई है कि क्या ट्रंप इस अंतिम प्रहार की योजना को मंजूरी देंगे या फिर कूटनीति के नए रास्ते और चुने जाएंगे। और चुनाव आयोग ने दिल्ली से बंगाल तक डिजिटल पहरा बैठा दिया है। मुख्यालय को एक हाईटेक वॉर रूम में तब्दील कर दिया गया है। 1400 किलोमीटर दूर बैठकर हर बूथ पर नजर बनाई रखी गई है। अब ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, आज ये पूरी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। पल पल की निगरानी से साफ संदेश यही दिया गया कि अब दूरी किसी भी गड़बड़ी की ढाल नहीं बन सकती। पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे ज्यादा संवेदनशील चुनाव थे। चुनाव आयोग की सबसे पैनी नजर भी इसी चुनाव पर रही। दिल्ली के हाईटेक वॉर रूम से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के हर बूथ पर रियल टाइम नजर रखकर नो डर नो धांधली का दावा परखा। 100% वेबकास्टिंग और घंटे घंटे की मॉनिटरिंग के जरिए गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई कर चुनाव प्रक्रिया को और भी सख्त निगरानी से देखा गया। फिर भी देर रात हंगामा हुआ
और ममता बनर्जी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रुकी रही। किसी फिल्मी ड्रामे की तरह सब कुछ था। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में सिर्फ वोटिंग नहीं हुई बल्कि हर वोट पर सख्त निगरानी रखी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटिंग के दौरान वोट चोरी की खबरें आ रही थीं। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने बताया सब कुछ ओके है, सब ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग ने पहले ही दावा किया था, नो डर, नो फ्रॉड, नो चप्पा वोट। इसी वादे को पूरा करने के लिए यह हाईटेक वॉर रूम तैयार किया गया। यहाँ दर्जनों स्क्रीन लगाई गई, लाइव फीडबैक चल रही थी, जो किसी भी फिल्मी कंट्रोल रूम जैसा नजर आ रहा था। सुबह 6 बजे से वॉर रूम में हलचल शुरू हो गई थी। 6:30 बजे तक बंगाल के सभी बूथों की लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन पर आने लग गई थी। 7 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त खुद पहुंच गए और पूरे सिस्टम का जायजा लिया और पूरे सिस्टम को अपने हाथों में लिया। संवेदनशील बूथों को तुरंत चिन्हित किया गया, अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। ये निगरानी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर घंटे एक तय प्रक्रिया के तहत समीक्षा की जा रही थी और उस पर कार्रवाई भी की जा रही थी। सुबह 9 बजे वोटिंग प्रतिशत का विश्लेषण भी हो गया। वेबकास्ट से मिले अलर्ट की समीक्षा की गई। दोपहर 12 बजे तक जितने भी संवेदनशील इलाके थे उनका भी ऑडिट किया गया। 1 बजे तक ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई। लाइव फीडबैक का जो मिलान किया गया उससे भी जो रिजल्ट आया वो बताया गया। यानी हर प्रक्रिया को पूरी तरह से चाक चौबंद और सुरक्षित रखा गया था। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत रही 100% वेबकास्टिंग। हर बूथ के प्रवेश द्वार पर कैमरे लगाए गए थे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मतदाता बिना डर के, बिना किसी दबाव के आकर अपने मत का प्रयोग करे, वोट डाले। इसके अलावा वोट की गोपनीयता को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की खबर रही, धमकी की भी खबरें आई, खासकर दूसरे चरण में सुबह 10 बजे के आसपास। लेकिन जैसे ही वॉर रूम को अलर्ट मिला, तुरंत कोलकाता स्थित अधिकारियों को सूचना दी गई और मौके पर टीम भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी। पूरे राज्य में 700 कंपनियों की केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किया गया ताकि मतदान के बाद होने वाली किसी भी हिंसा पर नजर रखी जा सके। अब अगली बड़ी परीक्षा 4 मई को होने वाली है, जब मतगणना होगी और रिजल्ट आएंगे और वॉर रूम सक्रिय रहेगा, काफ़ी सक्रिय रहेगा, काफ़ी तनाव भी रहेगा, काफ़ी संवेदनशील भी रहेगा। सवाल ये अब भी बना हुआ है कि क्या इस हाईटेक निगरानी से चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो पाए हैं या अब भी लोगों में कुछ असंतोष बाकी है। और आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा को जमानत मिलते ही सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पवन खेड़ा अज्ञातवास में चले गए थे, कोशिश कर रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी रुक जाए। और अब कोर्ट का फैसला आ गया है, जमानत मिल गई है और गिरफ्तारी भी टल गई है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने सच्चाई और न्याय की जीत बताया है और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अदालत के इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि उनके नेता के खिलाफ की गई जो कार्रवाई थी वो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, न्याय हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से जुड़े मामले में जो भी तथ्य हैं उन्हें सामने रखना चाहिए। जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके एवज में अगर उनके पास कुछ भी तथ्यात्मक है तो उसे वो सामने रखें, लेकिन इसके बजाय उन्होंने पवन खेड़ा को अपमानित करने के लिए दिल्ली और हैदराबाद में फोर्स भेज दी। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया और अहंकार भी बताया। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्रवाई स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस का कहना यह है कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी का आरोप है कि ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है, जहां विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसी के साथ कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले के बाद नैतिक आधार पर हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि जब अदालत ने राहत दे दी है तो ये साफ संकेत है कि कार्रवाई में ही खामियां थीं। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है, जहां एक और कांग्रेस अपनी इसे जीत बता रही है, वहीं भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उसका इंतजार किया जा रहा है, किसी का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश की राजनीति में जांच एजेंसियों को और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल
राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। अब नज़र इस पर है कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है, बीजेपी कैसे लेती है, क्या एक्शन देती है इस पर, क्या उसकी प्रतिक्रिया आती है, क्या उनके बयान होते हैं उनके नेताओं के, क्या इस्तीफे की मांग और ज़्यादा तेज करेगी कांग्रेस या फिर विवाद हर बार की तरह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने सियासत में बहस का सिलसिला ज़रूर शुरू कर दिया है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।